नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। आज सरकार ने लोकसभा में 130वां संशोधन विधेयक पेश किया है। हालांकि इसको संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की सिफारिश कर दी गई है, लेकिन सरकार का दावा है कि ये विधेयक राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लाया जा रहा है। इस विधेयक का जो प्रस्ताव है, जो सबसे अहम प्रस्ताव है, वो ये कि अगर कोई सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक किसी भी मामले में 30 दिन तक जेल काट ले, उसे सज़ा हो या ना हो, अगर किसी एजेंसी के द्वारा उसे जेल काटनी पड़ जाए 30 दिन तक, तो उसको अपने आप पद से इस्तीफा देना होगा। 31वें दिन वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं रह सकेगा। जाहिर सी बात है कि बहुत लोकप्रिय किस्म का राजनीतिक भ्रष्टाचार से लड़ाई का ये एक तरीका दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये अपने आप में व्यावहारिक नहीं कि कोई नेता जेल में रहते हुए अपनी सरकार चलाए। अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की थी कुछ महीने, जिसके बाद असल में सारा विवाद उठा और अंततः उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे नेता भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे, कम से कम मुख्यमंत्री स्तर के, या जिन पे आरोप लगे, उन सब ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया। जो सबसे बदनाम बना दिए गए लालू यादव हैं, उन्होंने भी जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन के को भी जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने भी इस्तीफा दिया। ये अलग बात है कि बाद में उनके मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको बरी किया। तो ये एक सवाल तो बचा रह जाता है कि अगर कोई एजेंसी अगर किसी नेता को राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत सरकार के इशारे पे गिरफ्तार कर ले, किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे, तो क्या 30 दिन तक उस पर मुकदमा न चलाया जा सके, आरोप पत्र न लाया जा सके, तो उसको जेल में भेज देना उचित है? तो ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल इस मायने में भी महत्वपूर्ण हो उठता है कि पिछले कुछ अरसे में सरकार पर, केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगातार लगता रहा है। और इस दुरुपयोग का आलम यह है कि एक बार नहीं, कई बार ईडी या सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार झेलनी पड़ी है। सिद्धारमैया के मामले में, हेमंत सोरेन के मामले में और कई मामलों में ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी सीमा फलांग रहे हैं। तो इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इत्तेफाक से सारे के सारे आरोप, सारी गिरफ्तारियां विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की, विपक्ष के मंत्रियों की हुई हैं। जो विपक्ष में रहते हुए जिसने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गया, उस पे आरोप जैसे लोग भूल गए कि कोई लगा था। उसका सबसे दिलचस्प उदाहरण अजित पवार हैं, जिन पे बाकायदा आरोप लगे हुए थे और एक दिन उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाने की घोषणा की, वो सारे आरोप हवा हो गए। यही मामला शुभेंदु अधिकारी का है, यही मामला और भी नेताओं का है, जिन पर बीजेपी में, जिसके चलते कहा गया कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन बन गई है, कि जो वहाँ जाता है साफ हो जाता है। फिलहाल इस राजनीतिक झगड़े में, इस राजनीतिक विवाद में न पड़ें, सिर्फ इस विधेयक को देखें कि क्या ये उचित है। क्या जो सरकारें हैं, जो एजेंसियां हैं, जो प्रशासन का हिस्सा हैं, उनको ये इजाज़त दी जानी चाहिए कि वो किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके 30 दिन में जेल में डाल दें और उसकी सदस्यता खत्म हो जाए? क्या इससे जो सरकार का दावा है कि अपराधीकरण खत्म हो जाएगा? क्या इससे करप्शन खत्म हो जाएगा? इस मुद्दों पे बात करना ज़रूरी है। आज जब संसद में बात रखी जा रही थी, तो असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्कुल 40 के दशक के जर्मनी को याद किया। कहा कि ये गेस्टापो जो किया करते थे, कुछ इस तरफ देश को ले जाने की कोशिश है। उन्होंने याद दिलाया कि ये पुलिस स्टेट को बहाल करने की कोशिश है, पुलिस स्टेट को लाने की कोशिश है, क्योंकि इससे राजनीतिक व्यवस्था पे पुलिसिया नियंत्रण आसान हो जाएगा। ये एक वैध चिंता है जो पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से हम देख रहे हैं। तो भारतीय लोकतंत्र जो जनप्रतिनिधियों के सहारे चलता है, जो राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान के सहारे चलता है, क्या उसको इस तरह प्रशासन के हवाले, पुलिस की मर्जी पे छोड़ देना
जांच एजेंसियों की मर्जी पे छोड़ देना उचित होगा। बहुत सारे मध्यवर्गीय लोग मानते हैं कि बिल्कुल ठीक है। आज शशि थरूर ने भी कह दिया कि इसमें क्या बात है, आप जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला सकते, तो कॉमन सेंस है। वाकई ये कॉमन सेंस है। और अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहकर सरकार चलाने की जो जिद की थी वो अच्छी नहीं थी, हम सब जानते हैं। लेकिन दो बातें यहाँ हैं, जेल कोई कैसे जा रहा है, किन एजेंसियों द्वारा भेजा जा रहा है, किन आरोपों में भेजा जा रहा है, क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है, एक ये देखना है। और क्या जो राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण है, क्या उसका वास्ता सिर्फ ऊपर के ठेकों और कमीशन से है, या इसका वास्ता किसी और बड़ी चीज से है। भारत में करप्शन की, राजनीतिक भ्रष्टाचार की जो सबसे बड़ी वजह है वो चुनाव में होने वाला खर्च है। और आप ये खर्च जो आधिकारिक होता है तो बहुत बड़ा है ही, जो अनाधिकारिक होता है, जो जिसका कोई हिसाब नहीं होता, वो खर्च तो करोड़ों में होता है। एक एक विधायक को, एक एक उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं। खुला सच है। वो ये पैसा कैसे लाएगा? ये पार्टियां जो हेलीकॉप्टर ले जाकर अपने स्टार सितारों को जगह जगह घुमाती हैं, वो कहां से लाती हैं पैसा? कहां से आते हैं उनके पास ये साधन? जाहिर है कि राजनीतिक दलों का काम सिर्फ चंदे से नहीं चलता, नेताओं का काम सिर्फ चंदे से नहीं चलता। उनको लोगों के पास जाके तमाम तरह के ठेकों में, कमीशन में घूस लेनी पड़ती है। और ये दुनिया भर का अनुभव है। दुनिया भर के नेताओं के बीच, उद्योगपतियों के बीच, ठेकेदारों के बीच इस तरह की दुराभिसंधि होती है, इस तरह के लेन देन होते हैं। इसको जायज़ कतई नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इसको रोकने का जो तरीका है वो ये है कि जो मौजूदा एजेंसियां हैं उनको अतिरिक्त ताकत दिए बिना उनकी जांच को बेहतर किया जाए। चुनाव आयोग जो तमाम सर और क्या क्या में लगा हुआ है, क्या उसको नहीं पता है कि चुनाव में करोड़ों का खर्च उसकी तय सीमा के बाद होता है? क्या वो उस पर कोई कार्रवाई करता है, कोई एक्शन लेता है? अगर चुनाव आयोग सख्ती बरते वहाँ और वाकई चुनाव खर्च सीमित हो जाए तो बहुत सारे उम्मीदवारों को ये पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजनीतिक भ्रष्टाचार की संस्कृति चुनावी चंदा जमा करने से, चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने से शुरू होती है। जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेकर आई थी, आप देखिए कि उस पर जो इल्ज़ाम लगा वो गोवा के चुनाव के लिए पैसा जुटाने के लिए घूस लेने का इल्ज़ाम लगा, कमीशन खोरी का इल्ज़ाम लगा। ये दूसरी पार्टियों का भी सच होगा। जितने बड़े बैनर लगते हैं, जितनी कुर्सियां लगाई जाती हैं, जो नेता आते जाते हैं हेलीकॉप्टरों से, वो खर्च बहुत बड़ा होता है, वो आसानी से नहीं जुटता। तो उस खर्च के लिए और आम तौर पे भ्रष्टाचार पे रोक लगाने के लिए, अपराधीकरण पे रोक लगाने के लिए, अपराधीकरण तो इससे रुकेगा ही नहीं। ये सच है कि केजरीवाल हों, चाहे लालकृष्ण आडवाणी पे आरोप लगे, कई और नेताओं पे आरोप लगे, ये मूलतः राजनीतिक लोग हैं। लेकिन हमारी राजनीति में दागी सांसद और मंत्री भी कई घुस आए हैं और उनकी तादाद बहुत बड़ी है, और उनसे अपने आप को साफ सुथरा कहने वाली किसी भी पार्टी को परहेज नहीं दिखता है। तो राजनीति का अपराधीकरण आपको रोकना है तो आप लोगों के बीच जाइए, आप ऐसे लोगों को टिकट मत दीजिए। राजनीतिक भ्रष्टाचार अगर आपको रोकना है तो आप चुनावी चंदे की, इलेक्शन फंडिंग की कोई अलग व्यवस्था कीजिए। आप अपने राजनीतिक दलों को इतना ईमानदार बनाइए कि वो इस तरह के खर्च में न पड़ें, इस तरह की मजबूरियों के शिकार न हों। एजेंसियों को अतिरिक्त ताकत देने के से, सरकार को अतिरिक्त ताकत देने के दुष्परिणाम क्या होते हैं हम ये देख रहे हैं। बहुत सारे निर्दोष नागरिक बरसों से जेल में पड़े हुए हैं, बरसों से, कभी दिल्ली दंगे के नाम पे, कभी किसी और नाम पे। हमने देखा है उमर खालिद सैफी, ये तमाम लोग 5-5 साल जेल काट चुके। नेताओं का जो मामला है, 30 दिन तो कैसे पार हो जाएंगे? कोई एजेंसी तमाम तरह के अड़ंगे डाल के किसी भी नेता को किसी सरकार के कहने पे जेल में डाल देगी। इस स्थिति को रोकना है, भारत को पुलिस तंत्र होने से बचाना है। अगर इस देश के संविधान की, संसदीय राजनीति की प्रतिज्ञा को, संघीय ढांचे के वचन को
बचाए रखना है तो इस बिल के पीछे छिपी नीयत का विरोध करना चाहिए। ये देखना ज़रूरी है कि मध्यवर्गीय किस्म की, लोकप्रियतावादी किस्म की मुद्राओं से कानून नहीं बनाए जाने चाहिए। ये कानून बस लोकप्रियतावादी मुद्रा का नतीजा है, इसके असर बहुत अच्छे नहीं होंगे, इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर दें और इस संवाद को हम जारी रखेंगे। इसमें आपकी राय का स्वागत है। धन्यवाद।